नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से 4 लोग होते हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह 4 लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उस किसान के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला व्यक्ति था। लेकिन उनमें एक विशेषता यह भी थी कि वह जितना कम बुद्धि वाला था उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफ़ी बुद्धिमान हैं, इसीलिए यह तीनों तो अपना जीवन किसी न किसी तरीके से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा कम बुद्धि वाला है। इसकी आजीविका के लिए मुझे चिंता है। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवान जैसा है। अब तो उस किसान ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा बेटा जल्दी ही बड़ा तगड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता था और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सिखाता रहता था। वह हर दिन नए नए दांव पेच सीखता रहता था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान ने अपने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो तीनों पुत्रों की जो पत्नियां थीं वे किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगीं। मन में सोचने लगीं कि यह छोटा वाला देवर कुछ काम धाम का तो है नहीं, पूरे दिन पहलवानी करता रहता है और अच्छी अच्छी चीज़ें खाता रहता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं। या बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर उन तीनों पत्नियों ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी ही सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर न थी, और सुंदर होने के साथ साथ वह बड़ी ही विद्वान थी। उसे 14 विधाओं का ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर कोई विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान के 3 बड़े बेटे काफ़ी बुद्धिमान थे, इसलिए वे तीनों अच्छी तरीके से कमाने और खाने लगे। वह हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसीलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु पहलवान कुछ कमाता धमाता था तो नहीं, उसका बस एक ही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आवे। अब तो बहुत जल्द ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ती रहती थी कि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो,
खाने को अच्छा अच्छा चाहिए। इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। उस पहलवान की पत्नी जो थी वह काफ़ी बुद्धिमान थी। एक दिन अपने पति से बोली कि तुम ऐसा काम करो, हमारे राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम जानता ही नहीं हूँ, केवल कुश्ती लड़ सकता हूँ और भोजन कर सकता हूँ, कोई काम तो मुझे आता ही नहीं है। तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी, और मिल भी जाएगी तो मैं वहाँ क्या काम करूँगा। तो पत्नी कहने लगी तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, जो मैं कहती हूँ वह तुम करो। मेरे कहने से तुम राजा के पास जाओ और महाराज से कहना कि महाराज मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहाँ लखटकिया के पद पर नौकरी पर लग जाना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि ये लखटकिया क्या होता है। तब उसकी पत्नी उसे समझाने लगी कि देखो राजा के यहाँ 100 टका तक रोज पाने वाला एक नौकर होता है, जो हर रोज 100 टका वेतन पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, तो उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। तो पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उस काम को कैसे करूँगा। पत्नी बोली देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आप तो बस चले जाओ, वहाँ जाकर महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। इस प्रकार पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार को चल दिया। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया हुआ है। तो राजा समझ गया कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो। तो वह बोला महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा अच्छा ठीक है, अब हमें बताओ कि तुम करोगे क्या, तुम क्या कर सकते हो। तब पहलवान बोला महाराज जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, जो काम आपकी मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करूँगा, परंतु इसके बदले में आपसे 100 टका तक रोज का वेतन लूँगा। राजा कहने लगा अच्छा तो तुम लखटकिया की नौकरी करोगे। वह पहलवान कहने लगा जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो क्या हम में से पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं। अब तो राजा के मंत्री ने जब दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है, हम इसे एक लखटकिया की नौकरी पर रख लेते हैं। लखटकिया कहने लगा महाराज आप मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो और आपके मंत्री से ना हो, तो आप खबर भेजकर मुझे बुलवा लेना। उसी दिन से वह पहलवान राजा से 100 टका रोज वेतन पाने लगा। राजा ने उस पहलवान को अपने शाही बाग में रहने को कह दिया।
उस शाही बाग में एक सुंदर महल बना हुआ था। उसी में वह पहलवान रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता, बगीचे में घूमता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे इसी प्रकार उस पहलवान का समय गुजरता रहा। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो। हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज के आदेश को टाल भी ना सका और मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव के लिए चल दिया। पहलवान की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हुए हैं, तो उसने उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नज़र पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ न थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद राजा और मंत्री वापस महल को चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना ही सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। राजा बोला, मंत्री, मुझे यह बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। राजा और मंत्री सोचने लगे कि पहलवान की पत्नी को राजा के महल में कैसे लाया जाए। अब तो वह उसी दिन से पहलवान की पत्नी को पाने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत हो गया। इधर महाराज की राजमाता बीमार पड़ गई। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य हकीम का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट में दर्द होता था। उनके बदन दर्द की बीमारी बढ़ती जा रही थी। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर पाता था। एक दिन महल में एक वैद्य जी आए। मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की माँ राजमाता बीमार हैं, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं। वैद्य ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। फिर मंत्री ने कहा, देखो, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए उनसे ऐसी वस्तु मांगना जो कहीं भी उपलब्ध न हो। वैद्य को जब मंत्री ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दिए तो वैद्य लालच में पड़ गया और कहने लगा, चलो मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप चाहते हो। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में पहुँच गया और राजा से कहने लगा, महाराज, यह वैद्य है, राजमाता का इलाज करना चाहता है। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास पहुंच गया। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और कहने लगा, महाराज, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा बोले, बताओ।
वह क्या है? वैद्य जी बोले, महाराज वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। राजा बोला, अब बताओ तो, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य ने कहा, महाराज यदि आप 4 हुरबिला मंगवा दो तो आपकी माँ ठीक हो सकती हैं। 4 हुरबिला को मंगवा कर उनका तेल निकलवा कर और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाया जाए तो राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुन करके राजा कहने लगा कि ये हुरबिला कहाँ मिलता है। वैद्य ने बताया कि हुरबिला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। उधर राज दरबार में महाराज ने आते ही अपने सभी मंत्री को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा आदमी ढूंढो जो हुरबिला नाम के जानवर को ला सके। यह बात सुनकर के मंत्री कहने लगा, महाराज यह हुरबिला क्या होता है? हमने आज तक यह नाम नहीं सुना। राजा कहने लगा, यह कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुन करके संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हुरबिला की बात राजा कर रहे थे आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हुरबिला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री बोला, महाराज यह बड़ा अच्छा मौका है जो पहलवान हमारे यहाँ 8 महीनों से बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आवेगा। क्यों ना हम ये हुरबिला उसी से मंगवा लें। आप उसे बुलाकर उससे कह दो कि वह 1 महीने के अंदर हुरबिला को लाकर दे दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर वह हुरबिला जानवर ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएंगी। अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी। आप उसे आसानी से राजमहल में ला सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा की नीयत और भी खराब होने लगी। राजा कहने लगा, ठीक है, उस पहलवान को बुलवाया जाए। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सैनिक भेजकर उस पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आया। महाराज ने कहा, पहलवान तुम काफ़ी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अब एक ज़रूरी काम आ पड़ा है। पहलवान बोला, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य करूँगा। राजा ने कहा, देखो हमें 4 हुरबिला जानवर ज़रूरी है, उसका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा कर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। कहने लगा, महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हुरबिला क्या होता है। राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि यह हिमालय की पहाड़ियों पर मिलता है और तुम्हें लाना ही है। काफ़ी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा बोले, इसके लिए मैं तुमको 1 महीने का समय देता हूँ। यदि तुम 1 महीने में हुरबिला को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा गया और अपने बगीचे में आ पहुंचा। मंद बुद्धि का तो वह था ही, मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूँगा, अभी तो हमारे पास 1 महीने का समय है। इस प्रकार 5 दिन का समय तो व्यतीत हो गया।
वह वहीं पर समय निकाल दिया। अब इधर मंत्री राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, लगता है वह अभी तक हुरबिला लेने नहीं गया है। 5 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि वह जल्दी से जल्दी हमें हुरबिला लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह बात सुनकर के राजा कहने लगा, ठीक है, मैं स्वयं जाता हूँ। अब देखता हूँ कि वह अभी तक क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर पर पहुँच गया। पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बतलाई थी कि राजा ने हुरबिला मंगवाया है। उधर उस पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने अपने घर के आंगन में एक गहरा कुआं खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक चारपाई बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था। उस चारपाई के ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। उधर जब राजा पहलवान के पास पहुंचा तो राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर कहने लगी, महाराज आप। तो उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा ही स्वागत किया और कहने लगी, महाराज आप यहीं बाहर विराजो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं हैं। राजा बोला, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलना चाहता हूँ। अब तो राजा उस पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत सलत बातें करने लगा। सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा की बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है राजा की नीयत खराब है, इसीलिए अब इनको सबक सिखाना ही होगा। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आओ महाराज, अंदर चलो। आप ठीक ही कह रहे हो, पहलवान किसी भी तरीके से मेरे योग्य नहीं है। अब तो मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ रहूंगी। अब तो राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। पहलवान की पत्नी ने किया क्या, गड्ढे के ऊपर जो कच्चे सूत से बनी जो चारपाई थी, उसके ऊपर मखमल की चादर बिछा रखी थी। पहलवान की पत्नी बोली, महाराज आप इस समय इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा तो कच्चे धागे से बनी हुई वह चारपाई टूटकर उस कुएं में गिर पड़ी। अब तो राजा साहब उस कुएं में गिर पड़े। राजा गिरते ही सोचने लगा कि यह क्या हुआ, अब तो मैं बुरी तरीके से फंस गया। इधर महाराज उस कुएं में बैठे हुए थे और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। अब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलवाया। उनके कई पुत्र थे, उन्हें बुलवाया और उनसे कहा कि मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इनमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाल दिया। पहलवान की पत्नी ने उनको आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 100 कोड़े लगाए जाएं। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश से राजा को 100 कोड़े लगाए गए और कहा गया कि इसको वापस इसी कुएं में डाल दीजिए। उन पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया।
पहलवान की पत्नी ने फिर कहा कि एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया गया। अब तो रोजाना राजा के साथ यही सब होता था। उधर राजा मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। अब तो पहलवान की पत्नी के जेठ के लड़के रोज उसको कुएं से निकालते थे और 100 कोड़े मारते थे और मारकर कुएं में डाल देते थे। राजा को पिटते पिटते 3-4 दिन व्यतीत हो गए थे। राजा जब अपने घर नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगे कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए हुए थे, वापस ना लौटे, न जाने क्या कर रहे हैं। मंत्री ने सोचा कि मुझे भी देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी पहलवान के घर चल दिया और जब काफी अंधेरा हो गया तो मंत्री पहलवान की पत्नी के घर के द्वार पर जा पहुंचा और आवाज लगाने लगा। पहलवान की पत्नी बाहर आई। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा, मैं राजा का मंत्री हूँ और आपसे मिलने आया हुआ हूँ। पहलवान की पत्नी बोली, आप क्यों आए हुए हैं? पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा, मैं इसलिए आया हूँ, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम किसके लिए यहाँ रहोगी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको महाराज के महलों में लेकर के चलूँगा। उस पहलवान की पत्नी ने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर चलिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उस चरपाही पर मंत्री को बिठा दिया। जिस चरपाही पर कच्चा सूत लगा हुआ था, मंत्री जैसे ही चरपाही पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिर पड़ा। राजा देखकर कहने लगा, मंत्री तुम यहाँ कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे? मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में आया हुआ था। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलवाया। उनका रोजाना का जो नियम बन गया था वह आए और उन्हें एक रस्सी डाल दी और उन्होंने बोला, नंबर 1 ऊपर आओ। तो राजा ने कहा, लगता है मेरा नंबर आ गया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी पकड़कर ऊपर बुला लिए और उन्हें खंभे से बांध दिया। फिर दूसरी रस्सी डालकर मंत्री को भी ऊपर बुला लिया और उसे भी एक खंभे से बांध दिया। 100 कोड़े लगाए गए और फिर से उन दोनों को उस कुएं में डाल दिया गया। रस्सी की सहायता से उन्हें रोटी और पानी नीचे कुएं में पहुंचा दिया गया। अब तो राजा और मंत्री को रोज 100 कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उतरने लगी। इसी तरीके से 10 दिन निकल गए। उधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी गया था, वह भी लौटकर वापस नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। वे दोनों कहीं पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए ना, न जाने क्या कर रहे हैं। यही विचार करके सेनापति भी चल दिया। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुंचा तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था।
सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे साथ आज की रात्रि बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी। जो भी एक बार उसे देख लेता था उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति की मंशा को वह अच्छी तरीके से समझ गई कि यह षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया हुआ है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ आइए ना, आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति ने सोचा कि अब तो यह मेरी पत्नी होकर ही रहेगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी ही चालाक थी। उसने उस सेनापति को भी उसी चारपाई पर बैठा दिया और जैसे ही वह बैठा चारपाई कुएं में गिर पड़ी। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम? सेनापति बोला, अरे आप, इसी में मैं भी हूँ, आपको तो ढूंढने आया हुआ था। राजा बोला, तुमने हमें ढूंढ लिया ना, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला, क्या होगा? मंत्री ने कहा, सुबह देखना, अभी चुपचाप इसी कुएं में सो जाओ। सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने रोज के नियम के अनुसार पुत्रों को बुलवाया और तीनों को बाहर निकाल दिया। तीनों को 100 कोड़े लगे और फिर वापस कुएं में डलवा दिया। इसी प्रकार कुछ दिन बीते। अब एक दिन कोतवाल, जो राजा के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। चलिए मैं भी चलकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता है। न जाने वे लोग वहाँ कर क्या रहे हैं। वह कोतवाल अंधेरा होते होते पहलवान के घर पर जा पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। आवाज़ लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है राजा के यहाँ से कोई आया हुआ है। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है। यह देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि हम राजा के कोतवाल हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और वह भी उसी के घर रात रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली कि आपका स्वागत है। उसी रात कोतवाल को भी ले जाकर उस कच्चे सूत से बनी चारपाई पर बैठा दिया और जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा एकदम से नीचे कुएं में गिर पड़ा। राजा, मंत्री, सेनापति पहले से ही उसमें थे। राजा कहने लगा, कोतवाल आप भी यहाँ पर आ गए? कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुबह देखना यहाँ क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, क्या होगा महाराज? सुबह देखना, अब आप आराम से रात्रि में विश्राम करो। इधर सुबह हुई तो पत्नी ने रोज के नियम के अनुसार अपने जेठ के पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनको बाहर निकालकर 100 कोड़े लगवाकर कुएं में फिर डाल दिया। मटके से रोटी और पानी अंदर डलवा दी। अब तो पहलवान की पत्नी का रोज का नियम बन गया था। वह रोज ही उन्हें 100 कोड़े मरवाती थी और कुएं में वापस डलवा देती थी। अब तो चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि यहाँ से कैसे छूटा जाए। अब राजा मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। अब तो चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि
यहाँ से कैसे छूटा जाए। अब राजा मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। उधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं हुरबिला को कहाँ से लाऊं। अगर मैं हुरबिला नहीं लाया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान सोचने लगा, चलो अब अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, यदि वह कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। पहलवान अपनी पत्नी के पास पहुँचा। अब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो उसकी पत्नी पूछने लगी, ऐसा क्या कारण है जो आप इतना उदास हैं। तो पहलवान बोला, राजा ने मुझे हुरबिला नाम के एक जानवर को लाने के लिए बोला है जो हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकालकर राजमाता के शरीर पर मालिश करवाना चाहते हैं और 1 महीने का समय भी दिया है। अगर हुरबिला नहीं ला सका तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान की पत्नी कहने लगी, बस यही छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। मैं अपने बालकों से कहकर हुरबिला पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4 दिन घर के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला गया। मंद बुद्धि का तो था ही, उसने सोचा मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। उधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों से कहा कि आप कुछ पंखों की व्यवस्था करो, जिस भी पक्षी के पंख मिले ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके जेठ के पुत्रों ने एक कमरा पंखों से भर दिया। अगले दिन पहलवान की पत्नी अपने जेठ पुत्रों को बुलवाकर उनसे एक तेल मंगवाया और उसे गर्म किया। गर्म करके जब वह तेल पतला हो गया तो उसे ठंडा कर दिया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी सी कढ़ाई में भरकर रख दिया। जब तारकोल ठंडा हो गया तो उसे एक बड़ी सी कढ़ाई में भरकर रख दिया। फिर उसके बाद उस कुएं में रस्सी डालकर राजा को ऊपर आने के लिए बुला लिया गया। राजा चुपचाप से ऊपर आ पहुंचा। पहलवान की पत्नी वहां डंडा लेकर के बैठी हुई थी। उसने राजा से कहा कि यह कढ़ाई रखी हुई है, इसी में स्नान करो। यदि ज़्यादा आनाकानी करे तो इस डंडे की मार पड़ेगी। राजा चुपचाप से उस कढ़ाई में घुस गया और जब वह बाहर निकला तो पूरे शरीर पर तेल चिपट गया था। पहलवान की पत्नी बोली, अब आप उस कमरे में जाइए और उसमें आराम से लेट जाइए। राजा को उस कमरे में भेज दिया गया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े हुए थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो पंछियों के सारे पंख उसके शरीर से चिपट गए। इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। उसके बाद उन कुएं में रस्सी डालकर मंत्री को ऊपर बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए, हो सकता है हमें भी छोड़ दिया जाए, आज हम सबको रिहाई मिल जाएगी। मंत्री बड़ी जल्दी ऊपर चढ़कर आ पहुंचा। ऊपर चढ़कर जब आया तो देखा कि पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी हुई है। पहलवान की पत्नी ने मंत्री को भी उसी कढ़ाई में स्नान कराया। स्नान करने के बाद उस कमरे में भेज दिया गया। इस प्रकार मंत्री के भी शरीर पर काफ़ी सारे पंख चिपट गए। इसी प्रकार चारों लोगों को अलग अलग तरीके से बुलाया गया और तेल में स्नान कराकर
उस कमरे में भेज दिया गया। ऐसे करते करते 4 दिन व्यतीत हो गए। उधर वह पहलवान अपने ससुराल से लौट कर आ पहुंचा और आकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब बताओ कि वह हुर्मिला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है। 1 महीने का समय भी पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। अब उसकी पत्नी बोली कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो? पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए हैं, यही हुर्मिला है। अब तो पहलवान बड़ा प्रसन्न हुआ। पहलवान की पत्नी बोली, आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर जाना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में आनाकानी करे तो उसे डंडे से पिटाई कर देना। यह बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान प्रसन्न मुद्रा में चारों को लेकर राजा के महल की ओर चल दिया और अपने हाथ में एक डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता रहा। इधर मंत्री और राजा विचार करने लगे कि यदि हम भागने की कोशिश करेंगे तो यह बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठा कर पटक देगा और हमें मार भी सकता है, इसलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। पहलवान उन चारों को लेकर के अपने बगीचे में आ पहुंचा। शाम का वक्त था। मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूँ। उन चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश किया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा लेंगी, क्योंकि उन्हें भी जल्दी है राजमाता को ठीक करने की। इसीलिए इस प्रकार तो अब हमारी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए कोई न कोई उपाय करना होगा। यदि तेल भी नहीं निकल पाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तो राजा कहने लगा कि इस कमरे से गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाता है। आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। राजा ने मंत्री से कहा कि आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महल में पहुंच गया। राजा ने महल में जाकर के आवाज़ लगाई। महल से जब रानी ने देखा तो राजा को देखकर वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप बना हुआ था। ऐसा जानवर या आदमी रानी ने आज तक नहीं देखा था। रानी चिल्लाने लगी। रानी की आवाज़ सुनकर नौकर चाकर, दास दासियाँ और कुछ सैनिक वहाँ इकट्ठे हो गए। सभी ने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की। कहने लगे, मारो मारो, न जाने कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मुझे मत मारो, मैं राजा हूँ। लेकिन वहाँ राजा की कोई नहीं सुन रहा था। काफ़ी पिटाई करने के बाद तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो फिर यह क्या हुआ है, या आपने क्या हाल बना रखा है? राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे मेरे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान करवा दिया। मिट्टी के तेल से स्नान करने से राजा के शरीर से सारे पंख छूट गए और फिर राजा को अच्छे पानी से स्नान कराया गया। राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया था।
पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे। अब तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो गया और सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में आ पहुंचा। इधर जब सवेरा हुआ तो पहलवान आया और उसने जाकर के वह कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक गायब था। 3 ही हुरबिला बचे हुए थे। अब तो पहलवान डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा। पूछने लगा, बताओ एक कहाँ गया है? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मारो मत, हम आपको सब बातें बता देते हैं, हमें जल्दी बताओ। राजा अगर पूछेगा तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देगा। वह तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहाँ है तो तुम यह कह देना, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। यही सुनकर पहलवान प्रसन्न हो गया। उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो रहा था। पूरा दरबार हंसने लगा कि यह तो बड़े ही विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। राजा को पहलवान ने उन तीनों हुरबिला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 मांगे थे, यह तो 3 हैं, एक कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ गया, अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर पर भेज दिया और बोला कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके स्वच्छ साफ हो गए। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में आकर आपस में विचार करने लगे, भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारा यह हाल नहीं होता। इसलिए भलाई इसी में है कि अब यह बात हम किसी को ना बताएं। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो यह बात रानी को और पूरे नगर में फैल जाएगी। इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक रहेगा। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। तो दोस्तों, ये कहानी यही कहती है कि दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह घायल होना पड़ेगा। कहते हैं कि यह 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नीयत खराब करते हैं। इसीलिए इन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। जो कामी और लालची हों, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना हो। धन्यवाद।